हेलो। तो अब हम परादिगुण करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले कि ना परतव और अपरतव मतलब 10 हैं, इन्हीं को हम सामान्य गुण भी बोल सकते हैं। तो पहला परतव और अपरतव हम दोनों को इकट्ठा लेकर बात करते हैं इकट्ठा। तो इसमें क्या है कि ना ऐसे कि मैं वो किसी पेशेंट को ना ऐसी बिल्कुल द बेस्ट औषध देनी है कि जिससे वो जल्दी ठीक हो और उसको ना कि उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो। तो वो उसके लिए वो परतव औषध होएगी, पर औषध होएगी, सुपीरियर, ठीक है, सुप्रीम, डोमिनेंट। और अपरतव मतलब रिसेसिव, या फिर ऐसे बोल दो कि बेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी इसका ना हम कैसे कैसे वर्णन करेंगे, देश, काल, व्यय, मान, पाक, वीर्य, रस, इन सब के बेसिस पे भी परतव और अपरतव को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देश में जो जांगल देश है वो अनुपदेश से पर होता है, ठीक है। और काल काल में जैसे कि विसर्ग काल जो है वो मतलब पर माना जाता है अदान काल से। और वे मतलब एज, तो ए बाल्यावस्था श्रेष्ठ मानी जाती है, पर मानी जाती है वृद्धावस्था से। और मान मान में जो उसका प्राकृत मान है वो तो श्रेष्ठ पर माना जाता है, और जो विकृत मान है मेजरमेंट वो उसकी अप्रधान अपर मानी जाती है। पाक मतलब विपाक मान लो, तो विपाक जैसे कि मधुर विपाक ये पर माना जाता है किन में, मधुर और लवण रस में, ठीक है। ऐसे ही जो लवण है मतलब और कटु है वो कटु कषाय कटु तिक्त कषाय में कटु जो विपाक है वो श्रेष्ठ माना जाता है, पर माना जाता है। तो ऐसे हम इसको अलग अलग बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर संख्या कि ना जैसे कि जो वात व्याधि हैं वो 70 होती हैं, ठीक है। अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के कितने सारे स्ट्रेन्स होंगे। और बात करें तो जैसे कि 1 2 3 जो भी संख्या है, मैंने कोई दवाई बनाई तो उसमें मैंने 10 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो ये 10 एक संख्या हो गई है। और बात करें तो ज्वर जैसे है वो 8 प्रकार मतलब बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो अभी 8 भी एक ये संख्या हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम इस संख्या को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसको युक्ति कि ना मेरे को पहले तो मैंने ना पेशेंट आया तो मैंने उसको डायग्नोस करा, ठीक है। उसको मैंने उससे पूछा कि आपकी जठराग्नि कैसी है, मंद रहती है, विषम रहती है, सम रहती है, ठीक है। और आपका जो कोष्ठ है वो मृदु है या क्रूर है, कैसा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे। फिर पूछा या वो किसी मतलब इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। फिर मैंने सब युक्ति लगा उसको उसको मैंने देखा कि ये एनवायरनमेंट कैसा है, विसर्ग काल चल रहा है कि आदान काल चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, और इजीली अवेलेबल कौन सी औषध है जो इस एनवायरनमेंट में इजीली मिल जाए, इस लोकेलिटी में आराम से मिल जाए ताकि कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ठीक है। तो ऐसे मैंने युक्ति लगाई और फिर उसके लिए बेस्ट औषध बनाई भी। इसको आप इस तरह से लोगे जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैंने युक्ति लगाई, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके। फिर उसके बाद संयोग कि ना संयोग मतलब किसी चीज़ का एक मतलब दो चीज़ों का मिलन, मतलब किसी चीज़ का मिलना। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि ना भेद, तो 3 भेद बताएं कि एक कर्मज एक के द्वारा कर्म किया, द्वंद्व कर्म 2 के बाद द्वारा कर्म किया, सर्व कर्मज काफ़ी सारे लोगों के द्वारा कर्म किया गया। अभी अगर मैं आयुर्वेद की यूटिलिटी हमें हर किसी की बतानी है, तो जैसे कि ना काफ़ी सारे सरसों या काफ़ी सारे तिल ले लिए, उनको हमने उनसे तेल निकाला तो ये सर्व कर्मज हो गया। और अगर मैंने किसी का मतलब बीपी मेज़र किया है तो मैंने जो है वो एक कर्मज मैंने कर्म किया है और संयोग तो हुआ ही है ना मेरा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और बात करें तो दो की ना मैंने 2 चीज़ों को यूज़ करा है, 2 चीज़ों का संयोग किया है तब जाके एक औषध बनी है, ठीक है। त्रिफला है, ये सर्व कर्मज में आ गया क्योंकि 2 से ज़्यादा 3 चीज़ों का इक्वल अमाउंट में मैंने इनको लिया और त्रिफला बनाया है, ठीक है। विभाग की ना काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक बर्तन में पड़े हैं, यूटेंसिल में पड़े हैं, और उनको मैंने अलग अलग करा। फिर उनको मेज़रमेंट करना है मेरे को, तो मैंने उनको अलग अलग किया ना। तो खड़े मसाले मान लो, कुछ भी बोल लो, तो उनका मैंने विभाग हुआ है, ठीक है। तो ये इनके भी 3 भेद होंगे, सर्व कर्मज, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज, ठीक है। फिर उसके बाद पृथकत्व की ना भिन्नता, मैं आपसे भिन्न हूँ अपीयरेंस में, ठीक है। तो इसके भेद है। असंयोग लक्षण
कि ना जिनका कभी मिलन नहीं हो सकता। एक तो मारुत और हिमाचल, इनमें इसने एग्जाम्पल लिया है कि इन दोनों पर्वतों का कभी मिलन नहीं हो सकता है। और कि जो अग्नि है वो कभी शीतल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर विलक्षण रूप की ना लक्षण के बेसिस पे कि ना गाय भैंस नहीं हो सकती, घोड़ा गधा नहीं हो सकता, इन सब में अलग अलग रूप में डिफरेंस है। अनेकांत रूप की ना एक जाति मनुष्यत्व जाति मेरे में भी है, आप में मनुष्यत्व जाति, लेकिन मेरी अपीयरेंस अलग है, आपकी अपीयरेंस अलग है। जोरत्व जाति 8 जोर होते हैं, लेकिन हर किसी के अलग अलग जो है डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कोविड है, कोविड के कितने सारे स्ट्रेन्स हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं है तो एक कोविड एक जाति है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस तो है ना। फिर उसके बाद परिमाण, मेजरमेंट। अब जैसे कि मेरे को ऑर्गन मेजरमेंट करनी है, ठीक है, कि ड्यूडेनम की क्या लेंथ है, मतलब प्लीहा की क्या है, यकृत की क्या मेजरमेंट है, ठीक है, परिमाण है। या फिर मैंने मेडिसिन बनानी है तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, तो मैं उनको पहले मेज़र करूँगी। त्रिफला बनाना है, मैं पहले मेज़र करूँगी कि तीनों 50-50 ग्राम है ना, मान लीजिए मेरे को 150 ग्राम बनानी है, क्योंकि इक्वल अमाउंट लेंगे। फिर उसके बाद संस्कार की ना, जैसे कि जो उनके नेचुरल गुण होते हैं ना वो उनमें नहीं पाए जा रहे हैं और उनमें किसी ना किसी मतलब चेंज आ गया। वो चेंज कैसे कैसे आ सकता है, जल का संयोग करवा दिया, प्रक्षालन करवा दिया, मर्दन भावना, ठीक है, मंथन, देश काल, इन सब का अलग अलग चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा ना, उसके कारण उनमें उनके जो नेचुरल जो मतलब सांस्कृतिक नेचुरल गुण है ना उनमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, नैमित्तिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि ना जो शहद है, ठीक है, नवीन शहद भृंगन करता है, लेकिन 1 साल पुराना शहद होगा तो वो क्या होगा, वो लेखन करेगा, ठीक है। और बात करें तो अरिष्ट जितने भी होते हैं, आसव अरिष्ट जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और जितने भी भस्म होते हैं जितने ज़्यादा पुराने होंगे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो काल का प्रभाव पड़ा ना इन पे, तो इनमें इनके गुणों में संस्कार आ गया। फिर उसके बाद में भावना की बात करें, सॉरी अभ्यास की बात करें, तो अभ्यास में कि ना बार बार हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। कि मैं जैसे कि फर्स्ट प्रोफ की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, फिलहाल तो हमारे प्रैक्टिकल होता है बीपीएम मेजरमेंट। अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी, अभ्यास करूँगी, तो मेरे को उसमें परफेक्शन आएगी, ठीक है। और ब्लड टेस्ट होता है, अगर हम मतलब मैं डेली बेसिस पे या मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे मैं उन प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करूँगी तो में वो परफेक्शन आएगी। मैंने बार बार उस चीज़ का अभ्यास किया है, कंपेयर टू डिफरेंट पर्सन जिसने इसका अभ्यास नहीं किया, मेरे से कम किया, तो उससे ज़्यादा मैंने अभ्यास किया, तो मेरे को ज़्यादा परफेक्शन आएगी उस गुण में, ठीक है। फिर उसके बाद ना गुण प्रधान निरूपण, कि गुण को कैसे प्रधान माना है। तो जैसे कि ना रस को गुण से प्रधान माना है, कैसे माना है कि पहले इन्होंने मतलब इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो उसमें से कि जैसे मधुर रस है, ठीक है, ये जल जो है इसमें मधुर रस प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इसको गर्म कर देंगे, ठीक है, तो ये भृंगन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जैसे जो गुण है वो चेंज हो गया ना, ठीक है। जल एक द्रव्य है, पहले उसमें मधुर रस था तो इसलिए वो कफ का मतलब भृंगन करा था, ठीक है, गुरु था, लेकिन गर्म किया तो उसमें उष्ण गुण आ गया। और बात करें क्योंकि गुरुवादी गुण जो है ना उसमें उष्ण भी आता है। फिर उसके बाद विपाक का मतलब विपाक रस का पराभव मतलब पराजय, ठीक है, तो पराजय करता है तथा विपाक गुण पर निर्भर करता है। कि ना जो विपाक है वो गुण को सप्रेस करता है, लेकिन विपाक जो है गुण पे डिपेंड करता है। अब कैसे, कि ना इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल, ठीक है, ये जिन द्रव्यों में ये जो गुण पाए जाते हैं ना, ठीक है ना, उनका विपाक गुरु होता है। अभी ये गुरु एक गुण है, लेकिन इन्होंने विपाक बता दिया, ये विपाक गुण पे डिपेंड कर रहा है ना। और बात करें तो जो लघु रूक्ष तीक्ष्ण विशद द्रव्य हैं इनका विपाक जो है लघु होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना इन्होंने संख्या के बेसिस पे बताया है कि अल्प संख्या जो है वो रसों की होती है। रस 6 प्रकार के हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं गुण हमने 41 माने हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कर्म के बेसिस पे कि ना गुण जो है ये कोई भी चीज़ है, तेल है, द्रव्य है, तो हम उसको अभ्यंग भी उससे कर सकते हैं। प्रलेप मतलब हमने वही उपटन लगाया, ठीक है, प्रक्षेप किया, किसी भी चीज़ का हमने प्रक्षेप कर लिया, चाहे दूध से या किसी से भी, ठीक है। और अवगाहन, द्रोणी अवगाहन वगैरह ऐसे औषधों का हम जैसे कि मतलब वो
बात लेते हैं, ठीक है। फिर उसके लेकिन जो रस है ये तो सिर्फ हम इनका सेवन नहीं कर सकते, एक ही कर्म हुआ इनका तो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ना गुण रस के साथ रहकर अनेक कर्मों को करता है, ठीक है, इसलिए गुण प्रधान हो गया। क्योंकि जैसे कि मधुर गुण था, मतलब मधुर रस है, ठीक है, तो वो भृंगन करता है, ठीक है, मतलब और उसमें गुरु गुण होता है उन उन द्रव्यों में, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब अनेक कर्म कर रहा है ना, भृंगन कर रहा है। फिर गुण के विषय अनेक होने के कारण गुण प्रधान है, और जो ये रस के इसके बाकियों के कंपेयर टू गुण के, ठीक है। फिर क्योंकि विषय कैसे उन्होंने बताया कि ना अभ्यंग भी करवा रहा है, परिषेक भी करवा रहा है, और गुण हम इनका सेवन भी कर सकते हैं इनटेक फूड के तौर पे। फिर उसके बाद आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उनमें भी ये बोल दिया कि ना गुण प्रधान है, तो ये भी एक आप्तोपदेश, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो बोल गए हम उनको आप्तोपदेश मतलब आप पुरुषों द्वारा जो भी कहा गया है ना, उसको हम आप्तोपदेश प्रमाण में मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ना कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है, जैसे कि ना शीत उष्ण आदि गुणों से किसी द्रव्य की पित्त घनता या वात घनता कर्मों का अनुमान किया जाता है। अब इसको क्या समझाएं कि ना मतलब मैंने कोई शीत द्रव्य का सेवन किया है तो वो क्या होगा कि वो पित्त मेरे में बढ़ गई है तो उसको थोड़ा कम करेगा, या फिर अगर वात बढ़ गया तो हम बोलते हैं ना कि उष्ण उष्ण लघु ऐसे द्रव्य खाओ कि जो उसके वात के गुणों से विपरीत हो, क्योंकि वात का गुण क्या है, तत्र रूक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल, है ना, तो उसमें रूक्ष है तो हम रूक्ष नहीं खाएंगे, स्निग्ध खाएंगे। उसमें शीत है तो हम उष्ण खाएंगे, ताकि उसका जो उसके ऑपोजिट हम मतलब चीज़ें करेंगे जिससे उसकी उसकी कमी हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ वात होगा वहाँ पे पीड़ा होगी, वेदना होगी। फिर अभी इन्होंने ना अलग अलग जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे हम बता रहे हैं कि बाकी सबसे गुण डोमिनेंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ना जैसे कि उन्होंने 5 एग्जाम्पल लिखे हुए इसमें। पहले तो वही जो उन्होंने पीछे बताया कि शीत स्निग्ध मृदु पिच्छल ये वाले मतलब जो गुण हैं, ठीक है, ये इनका ये मतलब ये सारे जो भी गुण पाए जाएंगे ना जिस भी द्रव्य में उसका लघु विपाक होएगा। और बताया इन्होंने कि ना जैसे जो आंवला है, आंवला जो है पित्त शामक होता है, लेकिन बाकी जितने भी जो अम्ल पदार्थ हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं, पित्त वर्धक होते हैं। इसमें लिखा ना मृदु शीत लघु विपाक होने के कारण अम्ल द्रव्य में आंवला श्रेष्ठ माना गया है। फिर उसके मृदु स्निग्ध अनुष्ण होने के कारण सैंधव लवण सभी लवणों में श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो उष्ण नहीं होता, बाकी जितने भी लवण है ना वो उष्ण होते हैं, उष्ण वीर्य के मतलब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तिक्त रस वाले द्रव्यों में गुरु तथा पिच्छल गुण युक्त होने के कारण परवल श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और ना जो एक और एग्जाम्पल दिया कि अनेक गुणों से युक्त होने के कारण मधु सर्वश्रेष्ठ अनुपान की वस्तु मानी गई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि ना द्वंद्व गुण निरूपण, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मिस मत करना। कुल मिला के इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है कि ना मेरे अंदर कोई भी चीज़ की वृद्धि होगी ना तो उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसलिए ना गुणों में ये जो गुरु आदि गुण है ना इनमें द्वंद्व होता है, इनमें कॉम्पिटिशन होता है, इन्हें प्रतिस्पर्धा होती है कि अगर मान लो मेरे में मुझे भृंगन करवाना है ना, तो मैं गुरु पदार्थों को यूज़ करूँगी, क्योंकि क्योंकि मैं लीन हूँ तो, और अगर मैं स्थूल हूँ तो क्या है मैं लघु द्रव्यों का, तो ये एक दूसरे को क्या कहते हैं द्वंद्व, इनमें द्वंद्व होता है। तो इसमें से लिखा हुआ है कि ना जैसे कि गुरु जो द्रव्य हैं वो भृंगन करेंगे, लघु लंघन करेंगे, शीत स्तंभन स्थिराव उत्पन्न करेंगे, जैसे कि रक्तस्रावन वगैरह हम करवाते हैं या फिर हमने विरेचन वगैरह कर लिया, इन सब की अति हो जाती है तो हम स्तंभक औषध देते हैं, ठीक है, शीतवीर्य औषध देते हैं। फिर उसके बाद उष्ण जो है ये स्वेद उत्पन्न करता है, जैसे कि जो अफगान वगैरह ये सब है ये हम स्वेदन के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद स्निग्ध क्लियरता उत्पन्न करता है, और रुक्ष शोषण हमारी बॉडी से, जैसे हम रुक्ष पदार्थों का सेवन करेंगे ना, जैसे जो पोस्ट नेटल केयर जो जैसे होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रसूता जो होती है ना,
आफ्टर डिलीवरी, तो उसको क्या होता है कि उष्ण वीर्य वाले रुक्ष पदार्थ दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पहले प्रेगनेंसी के टाइम वो काफ़ी स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करते हैं, ठीक है, और उनको उष्ण वीर्य वाली चीज़ें नहीं दी जाती हैं। फिर उसके बाद स्थिर, सिर मतलब धारणा धारण, और सर मतलब गति, ठीक है। सर बोलता है ना कि ये सर है, मतलब रेचक उत्पन्न कर रहे, मतलब गति उत्पन्न करता है, प्रेरण, ठीक है। फिर उसके बाद मृदु मतलब शलथन, और कठिन मतलब दृढ़ीकरण, ठीक है। दृढ़ीकरण मतलब जैसे कि हाँ, अभी से कैसे बताऊँ कि मसल्स वगैरह दृढ़ीकरण उत्पन्न करती हैं। फिर उसके बाद मंद, मंद मतलब शमन, तीक्ष्ण मतलब शोधन, विरेचन, तीक्ष्ण औषधि आदि इनका संशोधन किया जाता है। और जो मंद है, मंद मतलब कि शमन करते हैं, इन जड़ से नहीं निकालते हैं, सिर्फ उसको साम्यावस्था में लेके आते हैं। फिर उसके बाद में विशद मतलब शालक्षण, और पिच्छिल द्रव्यों का हम उपयोग कब करते हैं, हम उनको लेपन करना होता है। शलक्षण मतलब रोपण, मतलब घावों को भरना, अगर घावों को भरना होता है तो हम शलक्षण द्रव्यों का उपयोग करते हैं। खर द्रव्यों का उपयोग तब करते हैं जब हमें लेखन करना होता है। स्थूल को हम संवरण, और सूक्ष्म को विवरण, विवरण मतलब फैलाव करना होता है, तो ताकि वो सूक्ष्म सूक्ष्म होगा ना, तो वो काफ़ी माइन्यूट स्पेस से भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इसलिए जो जैसे कि नस्से वगैरह आ जाते हैं वो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, ताकि काफ़ी अच्छे मतलब डीपली वो पहुंच सकें। फिर उसके बाद में सांद्र, सांद्र द्रव्य तब जैसे जब हमें प्रसादन करना होता है, ठीक है, हृलादन करना होता है। द्रव मतलब विलोडन, द्रव तब जैसे हमें विलोडन करना होता है। तो ये द्वंद्व कर्मज मतलब द्वंद्व गुण है कि हमें कोई भी कर्म करना हो तो हम कौन से गुणों का उपयोग करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को कम, कोई कर्म हमें जैसे कि इसमें वात की वृद्धि हो रखी है तो उसको कम करना है हमें, तो हम कौन से गुणों वाले द्रव्यों को उपयोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आपने ये हमने ऐसे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।